आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियोस में इस लेक्चर के थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कुछ फिर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो आपके आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए विदाउट डिले करते हैं स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले, चूँकि यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन फिर भी पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? एक है ट्रिगोनो, एक क्या है आपका ट्रिगोन, और एक मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मेजर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में? थ्री साइड्स का मेजरमेंट, यानी कि कोई एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कौन सा पढ़ने वाला है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितना साइड होता है? थ्री साइड्स। और उसमें क्या देखेंगे? मेजर करेंगे उसमें। तो मेजर क्या क्या कर सकते हैं? तो जब भी ट्रायंगल बनता है तो दो चीज़ बनता है, एक साइड बनता है और एक एंगल बनता है। तो हम लोग यही एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, साइड और एंगल में क्या होता है। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। अगर साइड दिया हुआ है तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर एंगल दिया हुआ है तो साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिकली पर्पस है इसमें। ठीक है, और ये हुआ एक बात। अगर दूसरा बात करें हम इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम डिफाइन करें, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं बेसिक टर्म में, तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which deals with triangles। ये किससे डील करता है? ट्रायंगल से। और ट्रायंगल में भी क्या? particularly triangles in a plane। देखो क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेसिकली क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो डील करता है, यानी कि इसमें क्या स्टडी करते हैं? ट्रायंगल्स के बारे में। और उसमें भी पार्टिकुलरली ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ट्रायंगल किस में स्टडी करते हैं? प्लेन में। ठीक है, प्लेन समझ में आता होगा, 2D फिगर जो होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं प्लेन में। वेयर वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स का स्टडी करते हैं। वो भी किस में? प्लेन में। प्लेन में एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री। बात को समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग प्लेन में स्टडी करते हैं, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम कैसा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये अच्छे से पता होगा, है ना? तो यानी कि बेसिकली हम लोग इसमें किस ट्रायंगल का बात करने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि जब इसमें बोल दिया कि एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, और एक एंगल किसी भी ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बात समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री में किसका स्टडी होगा? बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक, और एक बात इसमें समझ लेते हैं। और अभी जस्ट आपको क्या बोले, इसमें मेजरमेंट क्या होता है? साइड्स का ना। मेजरमेंट किसका होता है? साइड का। और इसमें एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद क्या डील करता है? डील्स विद रिलेशनशिप दिखाता है। ये क्या दिखाता है? रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा? बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बात को समझ में आया? इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या स्पेसिफिकली डील करता है? वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है? किसके बीच में? तो साइड और एंगल के बीच में। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें भी क्या पढ़ते हैं? तो एंगल और साइड के बीच रिलेशन को पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है पूरा चैप्टर? साइड और उसके एंगल पे। तो क्या ये बात समझ में आ गया इंट्रोडक्शन पार्ट? चलिए इसको लिख लीजिए। तो अभी हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखें। बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, बात याद रखेंगे। तो इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें भी क्या पढ़ते हैं? तो साइड और एंगल के बीच रिलेशनशिप को। दूसरा क्वेश्चन माइंड में उठता है कि व्हाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। बात उठता है कि हम लोग आखिर ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी क्यों करते हैं। उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो रीजन होगा जिसका कि हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टडी देखिए इसका कहाँ होता है। जैसे सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए कि क्या हम लोग कभी सन पे गए होंगे? यहाँ से सन के पास का डिस्टेंस बता पाते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं बुक में कि अर्थ से सन का डिस्टेंस इतना है, अर्थ से मार्स का डिस्टेंस इतना है, अर्थ से मून का डिस्टेंस इतना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग कोई मेजरमेंट लेके तो गए नहीं, तो आखिर कैसे मेजरमेंट कर लिए? तो जहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ लगता है ना कि कैसे इसका लेंथ मेजर हो गया, कैसे नाप लिया उसको, तो वहाँ पे यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे सपोज एक एग्जांपल समझिए कि ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है, और यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, आँख यहाँ पे है। ठीक है, होगा क्या कि अगर आप यहाँ से कोई बैलून को छोड़े, हवा में उड़ता है, तो बैलून सपोज दैट कर लीजिए कि यहाँ पे पहुँच गया। ये है आपका बैलून। ठीक, आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ से कोई बैलून छोड़े तो बैलून वहाँ पे है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि बैलून आपके कितना डिस्टेंस पे है, अभी कहीं पे रुका होगा और उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि बैलून कितना डिस्टेंस पे है, तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? वहाँ पे अब रस्सी लेके तो नहीं जा सकते हैं नापने के लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे इस फिगर में क्या कीजिए, हमको मेजरमेंट किसका चाहिए? इसका। चाहे इसको बॉल समझ लीजिए, सन समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं। अगर हमको यहाँ से इसका डिस्टेंस चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे? आप सबसे पहले सपोज दैट इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से आप क्या डाल दीजिएगा? परपेंडिकुलर। हाइट क्या होता है? हाइट परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ से हम क्या डाल दिए इस पर? परपेंडिकुलर। तो ये बन गया आपका क्या? परपेंडिकुलर, जो कि हाइट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक आपका बेस हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आपका बेस। और आप चाहते हैं यहाँ पे आपका आई है, ये देख रहे हैं आई, और आई से ही डिस्टेंस देखना हमको। तो यहाँ से आपका वो जो पॉइंट है, आप जहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं उसको मिला दीजिए। ठीक, तो आप देखिए बेसिकली क्या यहाँ पे आई है, तो अगर ये सरफेस है तो इसको एज्यूम कर लीजिए कि आपके आँख से भी तो ये तो क्या होगा? ये भी तो उतना ही लेंथ होगा ना। यहाँ से बात को समझ में आया कुछ? तो ये देखिए कैसा आपका बन रहा है, यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो राइट एंगल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस भी पता हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, सेम ही बात है। और दूसरा आप यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है कभी कभी कि जब मान लीजिए कि ये
पेड़ है आपका, ठीक है, क्या है आपका, पेड़। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह से कर लेंगे कैलकुलेट, जो आपको बताएं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होता है आपका, एंगल होता है कुछ भी, और एंगल को दिखाते हैं किससे, थीटा से। एंगल को किससे दिखाते हैं, थीटा से। तो यहाँ पे ये एंगल देगा, तो आपको ये साइड ये साइड ये साइड में से कुछ भी पूछ सकता है, कैसे निकालना है यही सीखेंगे इस चैप्टर। तो है ना इंटरेस्टिंग कि आपको एंगल बता देगा कि आप जो है देख रहे हैं उसको कितने एंगल से देख रहे हैं, तो और एक हाइट बताना पड़ेगा उसको कम से कम, तभी निकलेगा, ठीक। तो अब बेसिकली क्या होगा कि हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है और इसका डिस्टेंस कितना है। एक एग्जांपल ये हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ये रहता, ट्री रहता, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाते कि नहीं कर पाते, राइट एंगल ट्रायंगल। इंसान क्या होता है कि कभी कभी सन के कंपैरिजन में इंसान का हाइट क्या होगा, 0 के बराबर कुछ भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको मान लेते हैं कि ये सन है तो बहुत डिस्टेंस पे है, तो हम लोग क्या करते हैं जो सन का हाइट है ना, उस ये इंसान जो है, इंसान का हाइट को लगभग 0 मान लेते हैं, कहाँ पे, इसी पॉइंट पे, क्योंकि इंसान का हाइट कितना होगा, बहुत छोटा है ना, और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे है सन से। तो कभी कभी जो आई देखे यहाँ पे, यहाँ से इसका एंगल बनाएंगे, और कभी कभी उसी चीज़ को कहाँ पे ले लेंगे, एकदम सरफेस पे, अर्थ पे ही कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो जो हाइट होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गया। और जो ये एंगल बनता है यहाँ पे अर्थ से, है ना, इंसान के बीच में जो ये एंगल बन रहा है आपका, ये थीटा एंगल बना ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखने में जो एंगल बना, नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई इंसान अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, अभी इतना ज़रूरत नहीं है एंगल ऑफ डेविएशन। अभी इतना समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, जो नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर, तो जो एंगल बनता है ना सरफेस से, ये सरफेस है आपका और ये बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल थीटा, और या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ भी दे देगा आपको। तो ये एक पता चल गया आपको कि 90 डिग्री आ गया। और ट्रिग्नोमेट्री में अभी जस्ट सीखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जिसका स्टडी करते हैं। और अगर एक डिग्री 90 डिग्री हो गया तो हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेसिकली यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको ये x और ये y निकाल लीजिएगा, कैसे निकलेगा यही सीखेंगे। और जब ये दो लेंथ है ना, इसमें से कोई एक देगा आपको, या तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो एक एंगल देगा और कम से कम इन तीनों में से क्या देगा, एक साइड देगा, है ना, 3 साइड यहाँ पे, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो इस तीनों में से एक साइड देगा। तो आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जो आपको ज़रूरत है। बात समझ में आ गया। तो क्या हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्री? यस सर। तो समझ में आ गया ना कि क्यों पढ़ते हैं हम, इजीली निकाल सकते हैं। और कभी जाना पड़ेगा हमको वहाँ, नहीं जाना पड़ेगा, बिना सन पे गए, बिना मून पे गए, हम लोग सबका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ से वो कितना डिस्टेंस पे है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। बात क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बार बार एक ट्रायंगल का नाम आ रहा है, किसका आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अब थोड़ा, क्योंकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो अभी आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बचपन से ही पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं आप, ऐसा दिखता है, एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है, समझ जाइए। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। 90 डिग्री जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर में हो, किसी तरह से बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, आपका मन है ऐसा भी बना सकते हैं फिगर को,
है कि नहीं, ए बी सी, सब चीज़ दिखा रहा है कि अलग अलग दिखा रहा है? आ रहा है समझ में? टॉप में है ए, ये हो गया बी और ये हुआ सी। देखो 3 तरीके से फिगर को दिखाए और तीनों क्या है, राइट एंगल है। सेम फिगर है कि अलग अलग है? सेम फिगर। तो यानी कि आपको इस फिगर में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, चाहे इस तरीके से एग्जाम में लिख के थे, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें पॉइंट वाइज समझें कि इसमें क्या क्या बात याद रखना है, तो पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा कि वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल is known as hypotenuse। हाइपोटेनस बोलते हैं उसको। देखो ये दूसरा पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो कहीं भी हो सकता है। पहला फिगर में कहाँ पे 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, है कि नहीं। दूसरा फिगर में यहाँ है 90 और तीसरा में यहाँ। तो 90 जहाँ भी होगा उसको नोटिस करेंगे। एक देख लिए 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड पॉइंट क्या बोले कि द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट टू द राइट एंगल। अपोजिट कैसे देखेंगे, तो 90 डिग्री जहाँ बन रहा है वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे अपने आप को खड़ा कर दीजिए, वहाँ पे खड़ा हो जाइए। सपोज यहाँ पे 90 डिग्री है, आप यहाँ पे खड़ा हो गए, तो आपके अपोजिट में कौन सा साइड दिखेगा, हाँ, हाइपोटेनस दिखेगा। यही ना बोले, अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, यानी कि इसके अपोजिट वाला को हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस पूरा नहीं लिख के अब क्या लिख दिया, सिर्फ एच कैपिटल, ये हाइपोटेनस को दिखा रहा है। इस फिगर में हाइपोटेनस कहाँ होगा, तो 90 यहाँ है, इसके जस्ट सामने ये हो गया हाइपोटेनस। यहाँ पे 90 यहाँ है तो इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्लियर हो गया। तो दूसरा पॉइंट हाइपोटेनस पहचानना बहुत आसान, और ये हर एक फिगर में होगा ही होगा, क्योंकि जब तक 90 डिग्री नहीं होगा तो राइट एंगल नहीं, और राइट एंगल नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो आपको दूसरा बात ध्यान रह गया। चलिए थर्ड पॉइंट क्या हुआ, अब दो साइड बच गया, दो साइड बच गया ना। तो इसके बारे में क्या है कि द अदर, बोल सकते इसको, द अदर टू साइड्स आर known as perpendicular and base। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, समझो। इस थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। क्या कर रहा है कि हाइपोटेनस तो फिक्स कर दिए, बच गया कौन, अब दो साइड। तो उसी को क्या लिखें यहाँ देखो, द अदर टू साइड्स आर नोन एज परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी कि ये जो दो साइड बचा है, यहाँ भी जो दो साइड बचा है, यहाँ भी जो दो साइड बचा है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। इसमें कोई डिफिनिट बात नहीं है कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस, होने का दोनों हो सकता है। तब बात में एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी
बेस हो सकता है, यानी कि दोनों कुछ भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकली कैसे समझेंगे। अब कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, उसके लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि किस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। समझ में आया। एक तो एंगल पता चल गया कि जिस पे 90 डिग्री बनेगा उसके रिस्पेक्ट में ना तो हम P ढूंढ पाएंगे ना तो B ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो वो तो क्लियर हो गया। तो यानी कि जो B एंगल है इसका काम खत्म। तो बचा कौन सा एंगल, परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए एंगल कौन सा बचा, A और C, यही दो एंगल बचा। तो यानी कि अब आपसे जो क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर वो किस पे बना सकता है, ए पे और सी पे। इसी में गलती करवाएगा कि आप परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में गलत कर दें। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ए के अकॉर्डिंग पूछें, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एंगल ए, किसके लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए बोल दिया। अब आप बता पाते हैं कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो किस एंगल के लिए बात हो रहा है, ए के लिए, ए पे चले जाइए। अब हमको क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर। क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एक के जस्ट सामने जो होगा, जैसे 90 के सामने वाले को क्या बोलते थे, हाइपोटेनस। तो अब जो एंगल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जो बचा दो एंगल, उसमें से किसी के भी जो सामने होगा अपोजिट टू द गिवन एंगल, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर को याद रखिए, अपोजिट टू गिवन एंगल। बात को समझ में आया। तो किसके लिए क्वेश्चन पूछे आपको, ए के लिए। तो ए के अपोजिट में कौन सा है, बी सी ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत। तो अब आप हाइपोटेनस भी निकाल लिए। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 का अपोजिट ना। तो 90 का अपोजिट कौन है, ए सी। क्या ये क्लियर हो गया। तो अब एक ही साइड ना बचा आपके लिए, वो कौन सा बचा, ए बी। तो वो क्या बन जाएगा, बेस। तो बेस क्या बन गया, ए बी। जब आप इस दो को निकालने सीख गए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए, फॉर एंगल सी। दो ही एंगल ना बचा, 90 के बाद तो दो ही एंगल। तो जितना भी क्वेश्चन बनाना होगा उसको इसी दो पे बनाएगा। नाम इसका अलग अलग रख देगा, जरूरी नहीं कि ए ही रखेगा, कभी कुछ भी रख सकता है। कभी यहाँ पे आपको ठीठा दे देगा। अगर यहाँ पे आपको ठीठा दे दिया तो आप समझ जाइए किसके बारे में बोल रहा है, ए के लिए बोल रहा है। बात को समझ में आया। कभी यहाँ पे अल्फा दे देगा, तो आपको उस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनाएगा यही दोनों पे बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता है क्वेश्चन। तो अब किसके लिए पूछे आपको थोड़ा बताइए, सी के लिए। तो सी पे चले गए, ठीक। अब सी के जो अपोजिट में होगा उसको क्या बोलेंगे, तो सी के अपोजिट में कौन आया, ए बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, बदल गया कि नहीं बदल गया, ए बी। और हाइपोटेनस तो आपको सबको पता है 90 के सामने, ए सी। और बेस क्या बच गया आप बताइए, बेस इसमें कौन हो जाएगा, बी सी। आया समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। बेस अगर किसको कहते हैं, अगर आपको समझना है तो क्या कीजिएगा कि जिस एंगल को पूछे, मतलब ए पे बोला, सपोज हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बेस ढूंढना है, हमको परपेंडिकुलर नहीं चाहते हैं सर, पहले बेस कैसे ढूंढेंगे ये बताइए। तो हम क्या करेंगे कि ए से या सी से, यही ना पूछेगा। तो आप क्या देखिएगा कि ये किस साइड में सट रहा है, वहाँ पे एंगल क्या चेक कीजिएगा, किस साइड में सट रहा है। तो यहाँ पे जब हम एंगल ड्रॉ किए ऐसे, तो दो साइड में सटे। एक तो साइड था कौन सा आपका, ए सी में सटा एंगल, और एक किस में सटा, ए बी में। यही दो साइड से बना है। और एक साइड तो आपको पता है कि ऑलरेडी क्या नाम हो चुका है, ये तो होगा नहीं। तो ये क्या हो गया, जिसमें सटा है उसको बेस। है समझ में। तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर हमको सी के लिए बेस का था, तो सी के लिए देखते यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये एक ये साइड जा रहा है और एक ये साइड जा रहा है ना। तो यहाँ पे या तो ए सी या तो बी सी। तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी।
और परपेंडिकुलर पूछता तो इसके सामने। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए के सामने, तो ये हो गया आपका क्या परपेंडिकुलर। और ए के लिए बेस क्या होगा, तो इसमें गिरा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये तो हो गया आपका क्या हाइपोटेनस, तो बचा कौन, ये ए भी हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी उलझा दे क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे आपका नाम रख दें MNO, तो आप उलझिएगा नहीं। इसमें क्या होगा कि N पे बन गया 90 डिग्री, तो अब जो आपको उलझा सकता है क्वेश्चन वो किस पे उलझा सकता है, या तो M पे या तो O पे, यही दो से क्वेश्चन पूछेगा। तो M के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, NO, और M के लिए बेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सटा है, तो ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया बेस MN। ये क्लियर हो गया? चलिए इतना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीख लिए, परपेंडिकुलर का हम डेफिनेशन सीख लिए। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड कीजिएगा, क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड टू गिवन एंगल, ये ना बोल सकते हैं, अपोजिट साइड टू गिवन एंगल, यही था। और दूसरा क्या सीखे, बेस। बेस के लिए क्या हुआ, बेस के लिए क्या था, जहाँ पे वो साइड बन रहा है एंगल बनाता है, जिससे वो सटा हुआ रहता है, एक तो हाइपोटेनस निकल जाता है और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इसी का एक मैथमेटिकल नेम क्या है, जैसे अपोजिट साइड को क्या बोले परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड टू गिवन एंगल। आप अगर ये नाम याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बता दिए कि जो गिवन एंगल का अपोजिट हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर, और जो वहीं पे सटा हुआ एंगल बनाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, उस साइड को एडजेसेंट साइड, और वही क्या बन जाता है, बेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका कि हम लोग यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये वर्ड, ये थ्योरम सब कोई सुने होंगे, क्लास 8-9 से ही चलता है। तो क्या है थ्योरम, इसको प्रूफ ट्रायंगल चैप्टर में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, बस उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे कि उस थ्योरम को कैसे हम लोग यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 के जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, तो आपको समझाने के लिए हमको या तो ए को लेके चलना पड़ेगा या तो सी को लेके चलना पड़ेगा, तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या कि ना तो परपेंडिकुलर डिफाइन है ना तो बेस डिफाइन है। तो हम यहाँ पे किसको लेके चलें, सपोज सी को लेके चलते हैं। जो काम अभी हम सी के लिए करेंगे वही काम अपने लिए क्या कीजिएगा, घर से ए के लिए आपको करना है। ठीक है, तो सी के लिए लेके चले, तब बताइए सी जो है ये कहाँ पे, दो साइड से बना है, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। तो ये वाला साइड तो आपका हाइपोटेनस हो गया, तो जो बचा वो क्या हो जाता है, बेस ना, सी के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये बेस हो गया, और सी के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर। अब इसी तीन साइड में एक रिलेशन होता है जो कि हम लोग 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और वो रिलेशन क्या है आपका, कि जो ये बड़ा वाला, अच्छा इस तीनों में बड़ा साइड कौन सा होगा, अंदाज लगाइए, हाइपोटेनस, और रिमेनिंग क्या होगा, दो छोटा साइड होगा।
तो अगर हमको इस तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे इन राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले पाइथागोरस लगेगा ही किस में? राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस किस में लगाइएगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वहाँ पाइथागोरस नहीं लगेगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखें कि जो बड़ा वाला साइड होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर। जो रिमेनिंग दो हुआ उसके स्क्वायर का सम। क्या बोले? फिर से सुनिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिए। अब जो रिमेनिंग दो क्या है? छोटा साइड है, तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। और चूंकि छोटा को मिला के ना बड़ा बनाते हैं, तो ये दोनों क्या है? छोटा साइड है, तो हमको क्या निकालना है? एच निकालना है। तो दोनों छोटा वाला को क्या करना पड़ेगा? जोड़ के बनाना पड़ेगा ना बड़ा साइड। तो छोटा वाला का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात ये देखें, अगर हमको यही चीज़ आपसे पूछ लेता कि हमको h निकालना है बड़ा वाला, तब तो ई दोनों को जोड़ के निकाले स्क्वायर का सम। सिर्फ ई दोनों का सम नहीं, इसके स्क्वायर का सम। अगर आपसे पूछ लेते डायरेक्ट क्या पी के लिए क्या करेंगे, तो है कुछ नहीं, बस इसी से निकाल रख सकते हैं डिराइव करके। लेकिन फिर भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। पी कैसे निकलेगा? पी यहाँ रखे, बी को इधर से इधर ला दिए, माइनस में हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम जल्दी लिखना है, समझना है, तो क्या समझेंगे कि देखो पी निकालना है हमको, तो क्या लिख दिए? पी स्क्वायर इक्वल टू, चूँकि ये छोटा वाला साइड है या बड़ा वाला साइड? छोटा वाला साइड है। तो जो छोटा वाला साइड होता है वो बड़ा में से क्या होता है? घट के आता है ना। तो बड़ा वाला कौन है हमारा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस पी तो निकालना ही है, बचा कौन? बेस बचा। इसमें माइनस क्या कर देंगे? बेस का स्क्वायर। यही दो चीज़ निकाल सकते हैं। और एक तीसरा क्या बचा है? बेस का फॉर्मूला लिखना है। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसमें भी बड़ा वाला क्या कर देंगे? एच स्क्वायर में क्या घटा देंगे? जो बचा परपेंडिकुलर स्क्वायर। बस यही तीन कैलकुलेट करना है। बात को समझ में आया? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए एच का वैल्यू, एच का नाम क्या है यहाँ पे? एच को क्या बोलते हैं बोलिए? एच को बोलते हैं ए सी का स्क्वायर। ये आना चाहिए आपको। एच किसको बोलते हैं? ए सी इसको। पी किसको बोलते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बेस किसको बोलते हैं? चलिए बोलते हैं। चलिए पी क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू एच में ए सी स्क्वायर, बी में बी सी स्क्वायर। इसमें बेस क्या हो जाएगा फिर? बी सी स्क्वायर निकालना आपको, और एच ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यही होगा। इस पे अब वैल्यू देगा तो वैल्यू बैठा के निकाल सकते हैं। इसमें यूनिट दे देगा। इस तीन में क्या करेगा? कोई दो दे देगा और तीसरा पूछ लेगा। मतलब दो का होना जरूरी है, चाहे वो किसी तरह से दे। ये समझ में आया? तो ये किसके लिए डिराइव किया अभी आप? एंगल सी। अगर यही आपको हम बोल दें लिखने के लिए फॉर एंगल, किसके लिए? बी पे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बी पे तो 90 हो गया। और सी के लिए निकाल लिए, तब किसका बचा? ए का। ए के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एंगल ए। क्या एंगल ए के लिए ये सब सिस्टम बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो ए के लिए क्या होगा आपका? ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये तो सबके लिए सेम रहेगा। तो इसमें भी क्या लिख देंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बोलिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का माइनस बेस का स्क्वायर। और फिर अगर बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसका रीनेम कर देते हैं अच्छे से। एच क्या हो गया यहाँ पे? एच हो गया ए सी का स्क्वायर। एच तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या बचा? पी। पी बदल जाएगा ना? पी बदल जाएगा, क्योंकि ए के लिए चले। तो ए के लिए पी कौन हो जाएगा आपका? बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर आ रहा है। और बी क्या हो जाएगा? बदल गया, तो ए बी स्क्वायर ना होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें पी क्या हो जाएगा? चूँकि ए के लिए जा रहे हैं, तो अब ए के लिए जा रहे हो तो ये मिटा के दो, तो वो क्लियर हो जाएगा। ए एच तो फिक्स रहेगा। अब क्या होगा? ए के लिए तो ये हो जाएगा आपका पी
और ए के लिए ये सटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका बी। अब ये फिगर दिख रहा है आपको, तो अब क्या कीजिएगा, पी पी कितना है बी सी, एच कितना है ए सी, बी कितना है ए बी का स्क्वायर, और बी कितना हो गया आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और एच कितना हो गया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया चीज़, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे। लिख लीजिए।